हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का अगला चैप्टर, और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत धारा। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। और समझते हैं हम कि वैद्युत धारा क्या होती है। बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करनी है, ठीक। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें। जो भी अपडेट आ रही हैं बोर्ड से रिलेटेड या जो भी एग्जाम में के लिए हमें तैयारी करके रखनी है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे अगर आपको जेई वगैरह की तैयारी करनी है तो वो भी आगे आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखते हैं कि क्या होती है वैद्युत धारा। हम लोगों ने क्लास 10 से ही पढ़ा है कि वैद्युत धारा क्या होता है। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आई बराबर होता है Q अपॉन टी, डी क्यू अपॉन डी टी, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये तीनों ही धारा के रूप हैं। ठीक, अगर कोई तात्क्षणिक धारा पूछेगा तो ये है हमारी तात्क्षणिक धारा। कभी कभी Q का मान दे दिया जाता है T के पदों में, और T का मान दे दिया जाता है तो हमें ये पूछा जाता है कि धारा कितनी बहेगी, तो हम T इसका अवकलन करके जो वैल्यू आएगी निकाल सकते हैं। औसत धारा है ये, इसको बोलते हैं औसत धारा। ठीक है, दो मान दिए जाएंगे Q के, Q1 Q2 और T1 T2, तो हम औसत धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, धारा का जो मात्रक होता है यही पता चल रहा है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। देखो धारा हमारी एक SI मतलब मूल राशि होती है। ठीक, इसकी दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, के विपरीत, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके विपरीत वैद्युत धारा चलती है। ठीक है, एक एम्पियर धारा का मतलब ये है कि जब एक सेकंड में किसी भी तार से, किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अगर एक कूलम आवेश निकल जाता है तो एक एम्पियर धारा हो जाती है। ठीक है, मतलब Q का मान 1 और T का मान भी 1, मतलब एक सेकंड में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से एक कूलम आवेश का गुजर जाना 1 एम्पियर वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक, ये राशि कैसी होती है, ये एक अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दिशा होती है, तो कभी कभी कहीं पे अगर तुम्हें ऑप्शन में प्रदिश राशि मिले तो ये प्रदिश राशि है। ठीक है, और प्रदिश राशि नहीं मिलेगी तो इसको कहेंगे मैं एक अदिश राशि है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इसमें दिशा है, दिशा होने के बावजूद भी ये अदिश राशि क्यों है। तो दिशा होने के बावजूद भी ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती। जैसे सदिशों के नियम होते हैं, ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम अदिश राशि कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि एक चालक तार में 3 सेकंड में 9 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो आई बराबर क्या होता है, Q बट्टे टी। Q का मान है 9 और T दिया है 3, तो आई बराबर क्या होगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो कोई कठिन काम नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस फॉर्मूले पे आएंगे। तो देखो मैं इसकी बात करूं तो मान लो Q बराबर दिया जाए 3t स्क्वायर प्लस टी, एंड T बराबर दिया जाए 2 सेकंड। तो हमें I पूछी है, तो I बराबर क्या है dq बट्टे dt, यह आएगा 6t प्लस 1, और T का मान है 2, तो I बराबर क्या आएगा 12 प्लस, तो 6 गुणा 2 प्लस 1 मतलब 13 एम्पियर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक, इजीली। ऐसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं जब दो समय दिए जाए तो वीडियो पॉज करके वैद्युत धारा का बेसिक है ये, इसको लिख लो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला टॉपिक। देखो जो अगला जो टॉपिक आता है वो धारा घनत्व है। बोर्ड में इसकी डेफिनेशन, मात्रक या विमाएं पूछी जाती हैं। देखो कैसे क्या होता है धारा घनत्व। तो किसी एकांक अनुप्रस्थ काट से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होता है, अगर इसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल से जो आवेश प्रवाहित, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है I बट्टे A, और यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो मात्रक क्या होगा, देखो एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये एक सदिश राशि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगर विमा निकालनी है तो विमा क्या आ जाएगी, इसकी विमा क्या होती है एम्पियर की A, और इसकी L2, तो ये आ जाएगी AL-2, तो ये इसकी विमा हो जाएगी। तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि, ये ध्यान रखना है। धारा अदिश राशि है, सदिश राशि है। अब आती है बात तापी चाल की।
तो जब किसी चालक पर विभवांतर नहीं लगाया जाता, देखो जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन है इन चीजों की। जब किसी चालक तार पर विभवांतर नहीं लगाया जाता तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक रूप से किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और गति करते हैं, और ये गति, इनकी गति वातावरण के टेम्परेचर के कारण होती है, ठीक है। तो और इस समय इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति चलती है। जो तापी चाल होती है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जो औसत ऊष्मीय चाल होती है, इसमें औसत तापीय चाल पूछी जाए तो ये 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है वो एक दिशा में नहीं हो रही है, कहीं भी हो रही है। तो कुल जो चाल है, कुल जो इनका डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा कि कुल कितना आगे बढ़े, तो वो 0 है। और इसका जो तापी चाल है वो वातावरण के टेम्परेचर के कारण चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं इधर से उधर, उसी को हम तापी चाल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बड़ा आसान सी बात है, ठीक। तो इसको हम मतलब इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता, कभी कभार तापी चाल पूछ ली जाएगी, और औसत तापी चाल हम याद रखेंगे 0 होती है, ठीक। तो वीडियो पॉज करके इन दोनों चीजों को नोट कर लो। आगे पढ़ते हैं कि हमारा जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है, ठीक। अगली वो छोटी छोटी डेफिनेशन है अनुगमन वेग को पढ़ने से पहले, तो पहली माध्य मुक्त पथ, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसका जो सूत्र निकल के आता है कुल दूरी बट्टे कुल टक्करों की संख्या, तो ये माध्य मुक्त पथ आ जाता है। विश्रांति काल होता है, विश्रांति काल वो होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय विश्रांति काल कहता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी लैम्डा और वेग है वीटी, तो टाउ बराबर आएगा लैम्डा अपॉन वीटी, ये हमारा विश्रांति काल हो जाता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय। अब बात आ रही अनुगमन वेग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। डेफिनेशन हम लिखेंगे कि जब किसी चालक को बाह्य बैटरी से, मतलब बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ देते हैं, जब किसी चालक को बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त यह वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इस तरह से अब वैद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इस दिशा में गति करने लगेंगे, और इस औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन की गति के नियम से क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। अब जब हम वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं किसी चालक में, तो आप एक बात समझिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा तो E बराबर होगा v अपॉन L, ठीक है। ये v और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, और जिसे हम क्या कहते हैं, L कहते हैं, L है v अपॉन ये L है। तो अब देखो जो यहां पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगा बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर लगा बल F बराबर होगा QE, और वो QE बराबर होगा MA के, और यहाँ पे Q बराबर क्या है, E, तो ये E बराबर आएगा MA, तो यहां से A बराबर आएगा E बट्टे M, ठीक है। यहां से A का मान मिल जाएगा। तो इनका औसत वेग अगर हम निकालें तो औसत वेग V बराबर U प्लस AT। अब देखो ये जो औसत वेग होगा उसी को हम कहेंगे अनुगमन वेग, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं अनुगमन वेग को। तो VD बराबर क्या आएगा, यहाँ पे औसत वेग अभी हमने निकाला था, तापी चाल प्रारंभ में क्या था, 0 था, प्लस AT, A क्या है, E बट्टे M, और T मतलब टाउ। तो VD बराबर आ गया यहां से E टाउ बट्टे M इंटू E, इसी को हम औसत वेग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा औसत वेग होता है। यहाँ पे E टाउ बट्टे M ये है म्यू, तो VD बराबर आ जाएगा यहां से म्यू E, और ये जो म्यू है ये है गतिशीलता। कभी कभी गतिशीलता के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गतिशीलता का मात्रक लिखिए, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, VD अपॉन E। तो गतिशीलता क्या होती है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अगर इसका मात्रक निकालना हो तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन
प्रति कूलाम। तो ये क्या आ जाएगा, एम इंटू मीटर इंटू कूलाम बट्टे न्यूटन इंटू सेकंड। अगर विभव वगैरह भी पूछिए तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, पुट करके। तो इस तरह से हम अनुगमन वेग को याद रखेंगे। अनुगमन वेग क्या होता है, जब हम चालक होता है कोई, बैटरी लगाई V, तो बैटरी कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E, और उस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों ने गति करना स्टार्ट कर दिया, गति करना स्टार्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉनों को औसत वेग मिला उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा कि जो हमारे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चालक दिया है, उस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो ये जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो V आयतन में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चालक में V आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी n अपॉन v, ठीक है। और जो v बराबर होगा वो होगा n अपॉन a इंटू a मतलब क्षेत्रफल इंटू l लंबाई। मान लो अगर चालक की लंबाई है l और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है a, ये जो क्षेत्रफल है इसका वो है a, तो ये इसका आयतन हो जाएगा, तो n अपॉन a इंटू l हो जाएगी। तो यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर आ जाएगा हमारे पास NaL, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा I बराबर होती है Q बट्टे T, और Q बराबर होगा Ne, n मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे T, तो ये आ जाएगा NaLe बट्टे T, ठीक है। तो I बराबर ये आ गया। अब देखो ध्यान से, जो L बट्टे T है उसको हम क्या ये कह सकते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक अगर कोई इलेक्ट्रॉन गया और उसने समय कितना लिया T समय में L लंबाई दूरी मतलब चली, L लंबाई चली अगर उसने, तो क्या यही हमारा वेग कहलाता है, दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां से I बराबर आ जाता है हमारे पास NEA, और इसको कह देंगे हम कि ये हमारा क्या है, अनुगमन वेग है। तो I बराबर होता है NEA VD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये कई बार बोर्ड में पूछी गई है, ठीक है। अब यहां से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछा जाए तो हम जानते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व होता है I बट्टे A, तो J बराबर आएगा I, और I का मान हम निकाल चुके हैं NEA VD बट्टे A, तो A से A कट जाता है, तो J बराबर क्या आ जाएगा NE VD। ये हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से, ज्यादा कुछ 3-5 करना ही नहीं है हमको, जैसे मैंने कराया वैसे आप लर्न कर लो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक है अपना ओम के नियम की उत्पत्ति, कि ओम का नियम कैसे आया, ठीक है। तो ओम का नियम की उत्पत्ति के लिए कि हम जानते हैं कि अभी अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, अभी अभी हमने ये पढ़ा कि जो हमारा अनुगमन वेग होता है I बराबर क्या होता है NEA VD। तो यहां से VD बराबर क्या आ जाएगा, VD बराबर आ जाएगा I अपॉन NEA, ठीक है। और एक हमने VD बराबर क्या पढ़ा, VD बराबर हमने ये पढ़ा कि E टाउ बट्टे M इंटू E होता है, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों ही अनुगमन वेग है, ये भी अनुगमन वेग है और ये भी अनुगमन वेग है, तो दोनों समान होंगे, अनुगमन वेग तो दोनों समान होंगे। तो हम I बराबर क्या कह सकते हैं, I अपॉन NE इज इक्वल टू NEA इज इक्वल टू आ जाएगा E टाउ बट्टे M इंटू E। तो I बराबर यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, या E का मान हम रख सकते हैं, E बराबर क्या होता है, यहाँ पे E बराबर लिख दो, E बराबर होता है V बट्टे L, अगर चालक की लंबाई L है तो V बट्टे L लिख दो, ठीक है। हमें जो मान वैल्यू निकालना है वो B की निकालनी, V बराबर IR, वही तो होता है ओम का नियम। तो V की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ये इधर ले आते हैं, B को
ई टाउ वी बट्टे एम एल बराबर आ जाएगा आई बट्टे एन ई ए। तो v बराबर क्या आ जाएगा यहां से, v बराबर आ जाएगा एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। ठीक है, तो v बराबर ये आ गया। तो यही ओम का नियम है, इसको कहते हैं हम r, एक कांस्टेंट हो गया तो v बराबर आ जाता है आर आई या v प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। और यहां जहां r बराबर क्या है हमारे पास, r बराबर आ जाएगा एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर ए टाउ। r प्रतिरोध है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अभी हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या प्रतिरोध होती है, क्या प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो तो जो अगर हम कोई चालक ले लिए हैं तो m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो वो फिक्स रहेगा, n प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक अगर सेम है तो वो भी फिक्स रहेगा, e इलेक्ट्रॉन है तो वो भी फिक्स है, और उसका सारी चीजें ये कांस्टेंट रह जाएंगी किसी चालक के लिए। तो इसको जो मैंने इस कोष्टक में बंद किए इसको कहते हैं रो, और ये होती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि R बराबर आ जाएगा हमारे पास रो एल बट्टे ए। तो ये सारी चीजें यहां से आई, अभी इन सब की डेफिनेशन एक एक करके हम लिख लेंगे। तो रो बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ए अपॉन एल। तो ये जो चीजें हैं वो यहां से निकल के आएंगी, इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग मात्रक है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी इसका रो का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास विशिष्ट चालकता आ जाएगी। तो वो सारी चीजें में इसके बाद आप इस ओम के नियम की उत्पत्ति को लिखिए, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कभी भी आ सकता हो, जब भी आएगा ये तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, कम में नहीं आएगा, 5 में या 3 में। तो ये हमारे लिए स्कोरिंग क्वेश्चन है, जब भी हमको ये क्वेश्चन आना है तो 3 से 5 में कम में तो आएगा ही नहीं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी इसी में आ रही हैं तो ये एक एक नंबर की आएंगी। तो इसमें से कुछ ना कुछ ओम की नियम की उत्पत्ति में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, अगर समझ में नहीं आई है कोई चीज तो उसे वापस रीबैक करके फिर से देखिए। ठीक है, ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ जाती हैं, और 1 नंबर में 2 नंबर में जो सवाल आएंगे वो इन्हीं में से बनते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि प्रतिरोध क्या होता है। अभी जो हमने निकाला डेरिवेशन से, वो प्रतिरोध क्या होता है। जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध होता है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए में आने वाली बाधाओं को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक के अंदर विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहां पे ये जो प्रतिरोध है R, वो विभव तथा धारा दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, R इज प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है, पदार्थ के गुण पर। R इज प्रोपोर्शनल टू L, पदार्थ की लंबाई पर, और R इज प्रोपोर्शनल टू A, 1/A, उसके क्षेत्रफल पर। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और R एक और चीज पर निर्भर करता है, ताप पर, T पर। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू T, चालकों के लिए, चालकों के लिए, मतलब ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अभी देखेंगे ताप बढ़ाने पे क्या क्या बढ़ जाता है, सारी चीजें मैं लिख दूंगा तो आप अच्छे से याद रखना ताप बढ़ाने पर किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो प्रतिरोध होता है वो इन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम, इसको ओम बोलते हैं, इस तरह से लिखा जाता है ओम। और अगर इसकी विमा पूछी जाए तो विमा यहां से हम निकाल सकते हैं, इसकी विमा क्या होती है, ml2t-3a-1, और इसकी विमा क्या होती है, a, तो ये आ जाएगा ml2t-3a-2, ये प्रतिरोध की विमा आ जाएगी। तो प्रतिरोध की विमा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी है कि प्रतिरोध के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो प्रतिरोध की विमा भी हो गई, मात्रक हो गया। ठीक, अब देखो इसमें आती है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं, तो G बराबर होती है 1/R, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है महो, ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स, या इसको कहते हैं महो। ठीक है, ओम इनवर्स। सारी चीजें जो हमें प्रतिरोध के लिए याद करनी है वो सारी उसकी उल्टी हो जाएंगी। आप विमा पूछिए तो m-1 L-2 T+3a2,
ये किसकी विमा हो जाएगी? वैद्युत चालकता की। अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है, और यह जो उसके आकार और आकृति, जो उसकी चालक की लंबाई होती है, उस पर, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता। तो रो बराबर यहां से आता है RA/L। ठीक है, तो ये इन दोनों पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, ये कांस्टेंट होता है। फिर से जैसे कि यहाँ पर R कांस्टेंट था V और I के लिए, ऐसे ही A और L के लिए यहाँ पर रो कांस्टेंट होता है। तो ये एक पदार्थ का गुण है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिखनी है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है, या चालक का आंतरिक गुण है। ठीक है, यह चालक की लंबाई और आकार, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और उसका सूत्र लिख देंगे, और सूत्र लिखने के बाद इसका हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक वगैरह जो निकालना है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है ओम, और इसका मीटर, और इसका मीटर। तो मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। अगर हमें विमा निकालनी है तो इसमें L का और मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो विमा आ जाएगी हमारे ML3T-3A-2। ये इसकी विमा होती है। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, 1/ρ। बाकी सारी चीजें जो इसमें है वो उसकी उल्टी हो जाती है। विशिष्ट चालकता भी फिर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो ये भी हमारे A और L पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे उसकी उल्टी। इसका मात्रक होगा क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर विमा पूछी जाए तो M-1L-3T3A2, ये इसकी विमा होगी। तो ये सारी चीजें हमें जो मैंने बोली है वो उनकी डेफिनेशन है, और उनके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं जिसकी वजह से हमें मार्क्स मिलेंगे पूरे में से पूरे। तो ये इनके जो फॉर्मूले होते हैं, विमा और मात्रक होते हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद होंगे तो नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हर हाल में हमें एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये सारी डेफिनेशन, सारे मात्रक और इनके मान नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड को देखें तो, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि सिद्ध करो कि J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर, सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे J क्या है, हमारा धारा घनत्व है, सिग्मा हमारी विशिष्ट चालकता है, और E यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। तो हम तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, J बराबर होता है I/A, और E बराबर होता है V/L। तो J बराबर I/A, और I बराबर क्या होगा, V/R। तो J बराबर यहां से क्या आएगा, V/RA। और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है, E बराबर होता है V/L। तो V बराबर यहां से क्या आ जाएगा, EL। तो J बराबर आएगा EL/RA। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये क्या है, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। तो ये इसका उल्टा हो गया। तो J बराबर आएगा E/ρ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे E/1/ρ होता है सिग्मा। तो यहां से J बराबर आएगा सिग्मा E। और ये भी दोनों ही हमारी कैसी होती हैं, सदिश राशि होती हैं, तो इनमें हम वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों में संबंध निकाल सकते हैं। बहुत कोई कठिन काम नहीं है, इजीली आ जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, और आगे हम देखते हैं कि अगर कभी कभी सवाल आ जाता है तार को खींचकर 2 गुना किया जाए, या उसके क्षेत्रफल को लंबाई को कांस्टेंट रखते हुए क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोध पर। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, या फिर यही बता देते हैं ना क्या होता है। देखो, अगर हम सामान्यतः बिना मतलब A को कांस्टेंट रखें और लंबाई बढ़ा दें, लंबाई बढ़ाएं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू होता है L की। ठीक है, अगर हम L को कांस्टेंट रखें और क्षेत्रफल बढ़ा दें तो R इज प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। अभी हमने जो देखा। लेकिन अगर हम तार को खींचते हैं, तार को खींचकर लंबाई बढ़ाने पर, तार को खींचकर अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा V है वो कांस्टेंट रहेगा। V मतलब आयतन, तो V बराबर होता है A इंटू L। तो A इंटू L कांस्टेंट, तो जो L है, L इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो A इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/L के, 1/L के। और यहां पे हम जानते हैं कि V बराबर, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ρ L/A। अब ρ R इज प्रोपोर्शनल टू
एल एंड एज प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, एल स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है कि अगर लंबाई तार को खींचकर लंबा किया जाएगा तो आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के। ऐसे ही अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, खींच उसको मोटा करेंगे या घटाएंगे, तो आर इज प्रोपोर्शनल 1/ए स्क्वायर हो जाता है। अगर ये तार हमारा बेलनाकार है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्या के सापेक्ष पूछा जाता है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की घात 4 आता है। ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कोई, ये लिख ही लिया होगा आपने, ठीक है। तो अगर कोई हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि अगर कोई तार है हमारे पास और तार को खींचकर हमने 2 गुना कर दिया तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है एल स्क्वायर, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो R पहले का R ही है और R2 निकालना है, तो पहले की लंबाई L है और अब लंबाई हमने 2 गुनी कर दी, तो स्क्वायर L से L कट जाएगा, तो R/R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4R, मतलब जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा। ऐसे क्षेत्रफल के बारे में कहा जाए तो 1/R ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर आएगा तो A2 ऊपर और A1 नीचे आ जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा जाए तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन एक है जो याद रख सकते हैं, आर है किसी ताप पर प्रतिरोध, किसी ताप पर प्रतिरोध, और आर नॉट है कमरे के ताप पर प्रतिरोध, और ये जो अल्फा है ये होता है ताप गुणांक, और डेल्टा टी मतलब कितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, ये हमारा डेल्टा टी, मतलब इसको हम लिखते हैं T2 - T1 से, T2 - T1 से, ठीक है। तो ताप अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये जो VT होगा, तापी चाल जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, और ये घटेगा और टाउ भी घटेगा। टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो माध्यमिक पद बढ़ेगा, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो जो उनमें समय लग रहा था वो बढ़ेगा, गतिशीलता घट जाएगी, अनुगमन वेग होगा वो क्या होगा, अनुगमन वेग हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी अनुगमन वेग घट जाएगा, अनुगमन वेग घट जाएगा तो हमारा जो सिग्मा है, वो जो चालकता है वो क्या होगी, वो भी घट जाएगी, और जो रो है वो बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ये घट जाएगी। ये सारी चीजें हम याद रख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि कब किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव। ओमी परिपथ क्या होते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। सामान्यतः कोई भी ओमी परिपथ अवेलेबल नहीं है, नहीं होता है, लेकिन बहुत कम धारा के लिए जो चालक होते हैं वो ओमी परिपथ की तरह व्यवहार करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। अनओमी परिपथ वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमी परिपथ कहलाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये सब हमारे डायोड बल्ब हैं, ट्रायोड बल्ब हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अनओमी परिपथ होते हैं। नाम से पता चल रहा है, जो नाम में है अनओमी मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करे, ओमी मतलब जो ओम के नियम का पालन करे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इतनी सारी चीजें लिख लीजिए। अब देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं इस साल, लेकिन इसको हटा के भी हमें कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमें ये पढ़ने पड़ेंगे। अगर हमें सेलों के जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन समझने तो ये आने चाहिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है और विभव अलग अलग रहता है, V1 V2 V3। ऐसे ही इसी को देख लेते हैं, तो V बराबर क्या आएगा, V1 + V2 + V3, तो IR बराबर IR1 + IR2 + IR3, तो जो R नेट होता है वो R1 + R2 + R3, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे V समान रहता है, विभव समान और धारा अलग अलग, I1 I2 और I3। तो I बराबर होगा I1 + I2 + I3, तो I मतलब V/R बराबर 1/R1 + V/R2 + V/R3, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा और 1/R नेट इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। केवल यही याद रखना है, इसमें ज्यादा डिटेल में बिल्कुल जाएंगे नहीं,
क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम, व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु होता है ये शून्य विक्षेप विधि द्वारा, शून्य विक्षेप विधि मतलब देखो इसमें व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS ये दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें एक बैटरी लगी है और ये एक 5वां प्रतिरोध है अगर हमारे पास, तो शून्य विक्षेप विधि का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में जब धारा न बढ़े तो कब धारा नहीं बहेगी ये हम पढ़ेंगे। तो जब धारा नहीं बहेगी, बी और डी के बीच के सिरों पे जो विभवांतर होगा, जो VB होगा वो BD के बराबर होगा, तो धारा नहीं बहेगी। तो जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है, मतलब जब IG का मान क्या आ जाए 0, IG बराबर 0 होता है। ठीक है, कोई धारा नहीं बहेगी। मीटर सेतु जो होता है हमारा और तुम्हारा जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स प्रयोग होता है, ये दोनों ही मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये दोनों व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो संतुलन की अवस्था में जब IG बराबर 0 होगा तो ऐसा होगा। अब मान लो कि यहां से I और यहाँ I बन गई, यहाँ कोई धारा नहीं है तो यहां से I1 और यहाँ I2 और यहाँ भी I2 निकल गई। अब हम इन दोनों के सिरों पे विभवांतर 0 है, तो यहाँ VB को देखें तो इस तार में जो विभवांतर आएगा, मान लो यहाँ 0 और यहाँ V, तो ये कितना आएगा VB माइनस VA बराबर, यहां आएगा ऐसे ही VD माइनस VA, और ये जो विभवांतर आएगा वो आएगा I1P बराबर I2R के बराबर। मान लो इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इन दोनों के सिरों को विभवांतर निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास VB इक्वल टू VD तो है, तो इन दोनों का विभवांतर निकालेंगे, ये आएगा VC माइनस VB बराबर VC माइनस VD। अगर हम इन दोनों का विभवांतर देखेंगे तो ये क्या आएगा I1Q बराबर I2S, ये इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड से पहले का दूसरे में भाग देंगे तो I1P बट्टे I1Q इक्वल टू I2R बट्टे I2S। तो इससे कट जाएगा तो P बट्टे Q बराबर R बट्टे S आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा संतुलन की अवस्था होती है व्हीटस्टोन सेतु की, जब P बट्टे Q बराबर R बट्टे S आ जाए। P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, या तो ऐसे आ जाए या फिर हमारा देखो यहां से हम ये भी कह सकते हैं P बट्टे R बराबर Q बट्टे S, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बट्टे R बराबर Q बट्टे S। चाहे तो इन दोनों का जो हमारा अनुपात है वो समान आ जाए, चाहे इन दोनों का, इसका और इसका अनुपात समान आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है। संतुलन की अवस्था में यहाँ कोई प्रतिरोध होगा तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे संतुलित व्हीटस्टोन। और अगर ऐसा हो कि जब PQRS तीनों के मान, मतलब चारों के मान समान हो, PQRS, उस समय पे जो व्हीटस्टोन सेतु है वो सबसे ज्यादा सुग्राही होगा, मतलब सबसे ज्यादा अच्छी रीडिंग देगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका उपयोग क्या होता है, ये इसका उपयोग होता है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मतलब PQR और तीसरा लगा देंगे और व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होगा तो हमें Q का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके नोट। अगला टॉपिक हमारा मीटर सेतु। ठीक है, तो ये मीटर सेतु का फिगर बना हुआ इजी फिगर है, कोई टफ नहीं है। ये बनाएंगे, ये हमें ज्ञात प्रतिरोध होता है हमारे पास और ये है अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, तो ये मान लो P है और ये R है, तो ये Q है और ये P Q और ये R और ये, तो यहां से आगे की लंबाई L है, तो यहां से ये पूरा का पूरा जो तार होता है वो 1 मीटर लंबा तार होता है इसमें। और इसमें हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप विधि द्वारा, देखो इसका सिद्धांत अगर पूछा जाए तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखना क्या है इसमें, ये देख लो, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जब विक्षेप शून्य हो, जब इसमें जो धारा का मान है जब IG शून्य हो, जब विक्षेप IG बराबर क्या हो, शून्य आ जाए, तो इसको ऐसे ऐसे हिला के देखते हैं। जहां पे शून्य आ जाता है मान लो वो लंबाई L है यहां से, और ये लंबाई 100 माइनस L 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होगी, तो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो PQRS, तो P बट्टे Q बराबर R बट्टे S हो गया। मान लो ये R Q है, तो P बट्टे
Q बराबर R बट्टे S। तो P बट्टे Q, तो P बट्टे Q बराबर R का मान क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, रो L बट्टे A, और ये आ जाएगा रो 100 माइनस L बट्टे E। तो A से A कट गया, रो से रो कट गया, तो P बट्टे Q बराबर आ जाएगा L बट्टे 100 माइनस L। ठीक, तो अगर हमें Q निकालना है तो Q L बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस L इंटू P। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस L बट्टे L इंटू P। ये हमारे मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध 5 ओम है, ये दिया जाएगा हमें। तो ये दिया है 5 ओम, मतलब P इक्वल टू दिया है 5 ओम। ठीक है, और तथा संतुलन की अवस्था में लंबाई जो L है वो 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि अज्ञात प्रतिरोध हमारा Q कितना होगा। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर होगा 100 माइनस L, L मतलब 20 बट्टे 20 गुणा 5। तो ये आ जाएगा 80 बट्टे 20 गुणा 5। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो 4 बार। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 20 ओम। इस तरह से सवाल इस पर आते हैं बेसिक, और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, ये व्हीटस्टोन सेतु के साथ ही आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। तो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। तो अगला जो टॉपिक है वो किरचॉफ का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा संबंधी नियम। धारा संबंधी नियम में क्या पढ़ना है हमें कि किसी संधि पर, किसी परिपथ में संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, तो मान लो कोई संधि है, इस पर कई सारी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, तो ये I1, I2, I3, I4, I5। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। तो किसी परिपथ पर, किसी एक संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का जो मान होता है वो समान होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है किरचॉफ का, कि किसी बंद पास में जितने भी हमारे परिपथ होंगे, जितने भी हमें बीच में प्रतिरोध मिला या विभव मिला, तो किसी बंद पास में कुल प्रतिरोध का जो मान होता है वो शून्य होता है, मतलब सिग्मा V बराबर 0। किसी बंद पास में, बंद परिपथ में जो भी हमारे विभव होंगे, उन विभवों का कुल योग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम है, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये दोनों नियम हमें अच्छे से याद रखने हैं, एक ऊर्जा संरक्षण पे है, एक आवेश संरक्षण पे। हमें पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ये दोनों चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ठीक है, इस पे देखो बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि ये कोई हमें परिपथ दे दिया, यहां मान लो 2 एम्पियर है, इधर से 3 एम्पियर आई, और यहां से 1 एम्पियर चली गई। ठीक, यहां 1 एम्पियर और यहां से 1 एम्पियर आई, तो 2 एम्पियर आई। अब देखो 2 और 4, 2 3 5, यहाँ 5 एम्पियर आ गई, 5 एम्पियर आ गई, यहां से 1 चली गई, तो यहाँ 4 एम्पियर रह गई, 4 में 2 और आ गई तो 6 हो गई, और 1 इधर जा रही है। तो हमें, अच्छा यहाँ पे मैं ये नहीं लिख पाया। अब मान लो ये पूछा जाए कि यहाँ आई कितनी होगी, तो 5 में से 1 चली गई, 4 में 2 और आ गई, तो आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धारा का मान निकालिए। तो इस वाली जो शाखा है इसमें धारा कितनी आ रही है, 6 एम्पियर हो जाएगी टोटल। तो ये हमारे हैं किरचॉफ के धारा के नियम पर। और वोल्टा के नियम पर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिससे कि वो भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएगा तो वो टफ लगता है लोगों को, ये तो इजी है, आराम से हो जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो।
देखो ये किरचॉफ के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन है कि ए तथा बी के बीच में हमें विभवांतर निकालना है। तो ए और बी के बीच में विभवांतर निकालने से पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें ये आना चाहिए कि इसकी चिन्ह परिपाटी में ध्यान में रखनी है। देखो अगर धारा इस दिशा में जा रही है तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो ऐसे मान लो ये प्रतिरोध है R, तो हम भी इधर ही जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो जो विभव आएगा वो माइनस का आई आर आएगा। और अगर धारा ऐसे आ रही तो ये प्लस और ये माइनस, हम ऐसे चल रहे हैं तो जो विभव आएगा वो प्लस का आई आर आएगा। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, और हम ऐसे चल रहे हैं तो माइनस के V, अगर ये V है तो, और अगर माइनस प्लस हम ऐसे चल रहे हैं तो प्लस के V विभव आएगा। इस चिन्ह परिपाटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप नोट कर लो क्योंकि इसे मैं साफ कर रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप सब लोगों ने, साफ कर दिया। उड़ता ही फिर, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, और ये है मान लो ये पहला बंद पास और ये द्वितीय बंद पास। ठीक है, ये दो हमारे पास बंद पास है, बंद लूप ए बी, ये मान लो सी डी और ये ई और ये एफ। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहला काम कि किसी एक बैटरी से धारा निकाल दो। हम कोशिश ये करेंगे हमेशा कि हम बड़ी बैटरी से धारा निकाल दिए। मान लो हमारी धारा ये आई है, ये धारा यहाँ आई तो दो जगह पे बट गई, मान लो इधर गई I1 और इधर आ गई I माइनस I1। ठीक है, अब देखो यहाँ I माइनस I1 ये आ गई, यहाँ से I1 आ रही थी, ये I1 और ये I माइनस I1, और जोड़ेंगे तो वापस हमें कितनी मिल जाएगी I। तो जिस बैटरी से हम जितनी धारा निकाल रहे हैं उसको वापस ले जाके जहां से हमने निकाली उतनी धारा मिल जानी चाहिए। तो एक तो ये काम कर लेना है। अब हम चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने चलना स्टार्ट कर दिया ए एफ ई बी ए में, बंद पास इसमें, इस वाले बंद पास में देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब यहां ए से एफ गए तो कोई अवयव नहीं मिला, यहां पहुंचे। अब देखो यहां प्लस यहां माइनस, धारा ऐसे आ रही है इसमें तो यहां प्लस यहां माइनस, इस वाले में यहां प्लस यहां माइनस, यहां धारा कैसे आ रही है, यहां प्लस यहां माइनस। चलो लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे माइनस का 10 वोल्ट आ जाएगा, माइनस का 10। अब हम यहां पहुंचे तो प्लस आई आर, तो आई आर मतलब 3 आई, और फिर हम ऐसे ऐसे आए तो प्लस 2I1, और यहां प्लस का 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 3I प्लस 2I1 बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब देखो बंद लूप दूसरे बंद पास में देखते हैं, बंद पास इसमें ये आया हमारा ए बी डी सी ए में, नीचे वाले में। अब नीचे वाले हम ऐसे चलना स्टार्ट कर दिए तो माइनस के 4, फिर यहां पहुंचे तो माइनस के 2I1, क्योंकि देखो बाद वाला चिन्ह लेना माइनस है। अब देखो यहाँ धारा की दिशा ऐसे, ये है तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ आए तो प्लस और धारा है हमारे पास प्लस 1I माइनस I1, और वापस ए पे आ गए तो बराबर 0, नहीं 0, एक बैटरी रह गई इसमें, यहाँ प्लस और ये माइनस, हम ऐसे चल रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 2 = 0। अब देखो माइनस के 2I1 प्लस I माइनस I1 बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, 2 चला जाएगा इसमें से, उधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं I माइनस 3I1 बराबर 2, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसमें दोनों को देखें ध्यान से, तो इसमें मान लो 3 का गुणा कर दें तो I से I कट जाएगा, I1 आ जाएगा, और हमें एक्चुअल में I1 ही चाहिए। तो समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करके फर्स्ट से घटाने पर, सेकंड में 3 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3I माइनस 9I1 = 6। ठीक है, इसमें 3I है हमारे पास प्लस के 2I1 = 6। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस और ये भी माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 11I1 = 0, तो I1 = 0। अब I1 का मान हम समीकरण किस में रख दें, किसी भी एक में रख देते हैं। मान लो इसमें रख दिया हमने I1 का मान समीकरण फर्स्ट में अगर रखेंगे तो ये क्या आएगा
3 इंटू 0 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 6। तो i1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 एम्पियर। अरे i1 का मान 0 है तो ये आएगा 3i प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो i इज इक्वल टू आएगा 6/3 मतलब i इज इक्वल टू आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब जो दिशा हमने मानी है दी है इसको वही आएगी। अब देखो जो इन दोनों सिरों के बीच, इसमें तो कोई धारा जा ही नहीं रही है, तो इन दोनों सिरों के बीच अगर हम विभवांतर देखना चाहते हैं तो यहां और यहां का विभवांतर विभव देखना है, तो ये विभव ये बताएगा, तो ये विभव बताएगा। तो E बराबर क्या आएगा ए बी के बीच, ए बी के मध्य विभवांतर जो आएगा वो आएगा वी ए बी बराबर ई माइनस आई आर। तो E है हमारे पास 10 वोल्ट माइनस 3 इंटू आर, आर का मान है I का मान है 2 गुणा 3, तो ये आएगा 10 माइनस 6 मतलब 4 वोल्ट। ये आ जाएगा वी ए बी, मतलब ये जो सिरे हैं ये और ये, तो ये ए और ये बी, तो ए बी के बीच विभवांतर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि प्रत्येक शाखा में धारा कितनी होगी, तो इस वाली शाखा में इस वाले प्रतिरोध में 3 ओम पे है वो 2 एम्पियर है, इसमें 0 है, इसमें कितनी है, इसमें आई हमारे पास I माइनस I1 मतलब इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें तो कोई धारा जा ही नहीं रही। तो पूरे परिपथ में इन पूरे में तो आई 2 एम्पियर और इसमें कोई नहीं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा वैद्युत सेल, कि वैद्युत सेल क्या होता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत सेल कहलाता है। ठीक है, अब सेल का वैद्युत वाहक बल होता है एक, तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है या बैटरी का वैद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब जो सेल है या बैटरी है वो खुले परिपथ में लगी हुई है, खुले परिपथ में है, तो इसके सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में। लेकिन अगर बंद परिपथ में है, ठीक है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी लोगों को रहती है, तो इसको रहने दो, आप इसे याद कर दो कि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में एक कूलम आवेश को घुमाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी अगर विद्युत वाहक बल पूछा जाता है तो। अब आता है सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के स्वयं का प्रतिरोध होता है, कि सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता या तो ऐसे पूछी जाएगी या ये पूछा जाएगा कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो पहला, तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो वैद्युत अपघट्य, देखो एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का पार्ट है सेल, तो इसमें वैद्युत अपघट्य आते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अगर सांद्रता बढ़ाई जाती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, मतलब अगर हम R बढ़ाते हैं, मतलब C बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं, तो हमारा R बढ़ जाता है। दूसरी चीज, अगर हम वैद्युत अपघट्यों में जो हमारे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ा दें तो भी हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर अगर हम D बढ़ाएंगे, जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे, तो R बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, जो इलेक्ट्रोड हैं वो अपघट्य में डूबे हुए रहते हैं, तो इलेक्ट्रोडों के वैद्युत अपघट्यों में डूबे हुए क्षेत्रफल पर, तो अगर हमारा R इज प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर हम A वो जो अपघट्य का क्षेत्रफल है वो बढ़ाएंगे तो R घटेगा। ठीक है, तीसरी जो चीज होती है ताप पर, जो इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य है उसके ताप, वैद्युत
अपघट्य के ताप पर, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। हम ये सीक्वेंस याद रखते हैं, ये सांद्रता, ये बीच की दूरी, ये क्षेत्रफल, ये टेम्परेचर, ठीक है। तो एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं लोग, किस समय पर, मतलब समय के साथ साथ सेल की पावर कम हो जाती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं समय के साथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें वैद्युत सेल के बारे में आपको इनको नोट भी कर लो, याद भी करनी है, ठीक है। कोशिश ये करो कि चीजें नोटेशन में रहें कि ये इन चीजों को हम याद रख पाए इनको, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें तो याद रख नहीं पाएंगे एंड टाइम पे एक साथ, ठीक। इसको लिख लो, उसके बाद देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, तो टर्मिनल वोल्टता होती है सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर जबकि सेल बंद परिपथ में हो, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर जबकि सेल बंद परिपथ में हो, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है E माइनस आई आर, ठीक है। V बराबर E माइनस आई आर, इसे हम याद रखेंगे। अगर आपसे कभी V बराबर क्या होता है, देखो V बराबर होता है आई आर बराबर E माइनस आई आर, तो आई आर प्लस आर बराबर E, तो आई बराबर आएगा E बट्टे आर प्लस आर। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है ये, वैसे भी हमें दिख रहा है कुल प्रतिरोध आर, और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और वैसे भी सेल के साथ हमेशा जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। अगर धारा पूछी जाती है इस तरह से तो E बट्टे आर प्लस आर होती है, ठीक है। यहाँ पर आर है हमारा आंतरिक प्रतिरोध और आर है जिसपे हम धारा निकालना चाह रहे हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन होती है। तो टर्मिनल वोल्टता इस तरह से निकाल सकते हैं और आई का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं छोटे मोटे, आई का मान दे देगा और आर दे देगा, ई पूछ लेगा, ठीक है, या ई दे देगा आर दे देगा, ये भी दे देगा। जैसे मान लो यहीं पे मैं ऐसा कुछ दे दूं कि ये मान लो कि 5 वोल्ट है और ये 0.5 ओम है और यहां प्रतिरोध दिया है वो 1.5 ओम है। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा आई होगी वो क्या होगी। तो आई बराबर क्या होता है, ई बट्टे आर प्लस आर, तो 5 बट्टे 1.5 प्लस 0.5, तो आई बराबर 5 बट्टे 2 बराबर 2.5 एम्पियर। इस तरह से हम धारा निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। अगला जो टॉपिक है वो हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब सेल श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो उनकी जो तुल्य विभव क्या होगा और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समझो ध्यान से। जैसे ये E1 E2 E3 ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो ये पूरे से जितने भी हमारे सेल होंगे उनसे एक पूरा का पूरी एक बैटरी मिल जाएगी, वो E नेट की तरह व्यवहार करेगी और आंतरिक प्रतिरोध होगा वो R नेट हो जाएगा, जो भी आएगा वो, ठीक है, हम जानते हैं। और E नेट या I बराबर आ जाएगा E नेट बट्टे R प्लस R नेट, ये हमें वैद्युत धारा मिल जाएगी अगर पूछी जाती है। यहाँ पे E नेट क्या होता है, E नेट हमारा आ जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN, और R नेट श्रेणी क्रम में R जुड़ जाता है, अभी हमने पढ़ा भी था R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। मैंने श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन आपको प्रतिरोधों के इसीलिए पढ़ाए थे ताकि हम इनको कर पाए, ठीक है। तो ये श्रेणी, अगर इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाए कि कुछ सेल उल्टे जुड़े हो, जैसे ऐसे, ये मान लो E1, ये E2, ये E3, ये E4, और हमें E नेट निकालना हो तो जो E नेट होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 माइनस E3 प्लस E4, मतलब जो उल्टे क्रम में होंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे, उनका E नेट ये हो जाता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। अगला टॉपिक अपना समांतर क्रम संयोजन। अगर समांतर क्रम संयोजन में सेल लगे हों तो उसमें भी क्या है कि इन सेलों का तुल्य विभव निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे आंतरिक, यहाँ पे R3 है, ठीक है। और हमें इस तरह से एक परिपथ मिल जाएगा। अगर I हमें निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, E नेट अपॉन R प्लस R नेट, वैसे ही निकालेंगे जैसे पहली थी, ठीक है। अब लेकिन इनके जो संयोजन है उनके हिसाब से जो E नेट आएगा वो E नेट निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn होता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, वो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध है तो 1/R नेट इक्वल टू हम पहले ही पढ़ चुके हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये इस तरह से, इससे हम आर नेट निकाल लेंगे अपना। अब देखो इसमें क्या आता है कि अगर ये सेलों के सबके विभव समान हो, मतलब E1 बराबर हो E2 बराबर हो E3 बराबर हो डॉट 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 En, ये सब बराबर हों और ये मान लेते हैं E है, तो जो E नेट आएगा वो हमारा आएगा E, ठीक है। इसमें बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, E नेट बराबर हमारा E आ जाएगा, क्योंकि सब में E रखेंगे, E कॉमन आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 से ये नीचे वाले से ऊपर वाले कट जाएंगे, तो E नेट हमें E मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जिससे कि सेलों के संयोजन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, आपने नोट नहीं किया हो तो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी 2 ओम है, यहां, ठीक, यहां भी 2 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी 2 वोल्ट है, और इसका आंतरिक ये दिया है 2 वोल्ट का, ये इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है। हमें ये पूछा गया है कि जो 2 वोल्ट वाली बीच वाली शाखा है, इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों किसमें है, ये दोनों समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो ई नेट कितना आ जाएगा, दोनों सेम है तो ई नेट इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। और जो हमारा आर नेट आएगा वो कितना आएगा, आर नेट इक्वल टू आ जाएगा 2 है तो 2 गुणा 2/2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4/2 मतलब 2 ओम। तो जो परिपथ है वो कुछ हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ये 2 वोल्ट और ये उल्टा है, ये ऐसे, ये 2 वोल्ट ये वाला, इन दोनों का जो संयुक्त आ गया वो 4 ही आया, तो ये 1 ओम आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओम। अब हमें आई निकालनी है, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 और 2 ये किस में है, ये श्रेणी में है, तो अब ये उल्टा नहीं है एक्चुअल में, अगर हम इधर से जाएंगे तो यहाँ ये माइनस का आया, इधर माइनस का आया, पहले प्लस का आ रहा है, तो आई बराबर आएगा ई नेट अपॉन आर, और ई नेट आएगा 2 और 2 4/1, मतलब हमारे पास जो धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। अगला टॉपिक है हमारा विभव मापी, ठीक है। तो विभव मापी का अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो विभव मापी शून्य विक्षेप विधि द्वारा कार्य करता है, जैसे मीटर सेतु करता था वैसे ही विभव मापी का जो उपयोग होता है, जो विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जो हमें किसी सेल का विभव माप के देता है, ठीक है। इसका जो सेल का ईएमएफ जो हम निकालेंगे वो ईएमएफ हम शून्य विक्षेप विधि द्वारा निकालेंगे, ये सेल का हमारे का प्राथमिक परिपथ है, ठीक है। अगर इसमें विभव मापी की जो प्रवणता आती है, विभव मापी की प्रवणता जो एक कांस्टेंट हो जाती है विभव मापी के लिए, x इक्वल टू होगी VAB अपॉन L, मतलब इस VAB के मध्य में जो यहां से A और B के बीच में जो विभवांतर आएगा, उसमें अगर इसकी लंबाई का भाग देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एकांक लंबाई में विभव आ जाएगा, ठीक है। एकांक लंबाई में जो विभव आ जाएगा उसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया x, कई लोग इसे k लिख लेते हैं, तो k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कांस्टेंट है, जो नाम देना चाहे वो दे दो, ठीक है। विभव मापी का उपयोग क्या होता है, पहली चीज तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, दूसरी उपयोग होता है सेलों के ईएमएफ की तुलना करने के लिए, और तीसरा होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ये हमारे विभव मापी के उपयोग होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो विभव मापी होता है वो अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, अनंत प्रतिरोध, और ये सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कोई भी धारा नहीं लेता,
अगर पूछा जाए धारा लेता है कि नहीं लेता, ये सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध या विभव जो कुछ भी हम मापते हैं उसके लिए कोई धारा नहीं लेता। तो इससे जो हमें ईएमएफ प्राप्त होता है वो एकदम एक्यूरेट प्राप्त होता है, सही से मापन करता है ईएमएफ का, और ये अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समान व्यवहार करता है। तो इतनी चीजें नोट करिए, फिर एक एक करके तीनों चीजें हम देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखो सेल का ईएमएफ ज्ञात करने का ये परिपथ बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो तार की लंबाई होती है ये 6 से 10 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 6 से 10 मीटर के बीच में इस तार की लंबाई ली जाती है। ये टंगस्टन या यूरेका का बना है, पहले मैंने लिखा भी था, बना होता है, अगर कभी पूछ लिया जाए। अब इसमें क्या करते हैं हम कि ये सेल विभवमापी लिया, अब विभवमापी पे नीचे यहाँ पे हमने कोई एक सेल लगा दिया जिसका हमें ईएमएफ ज्ञात करना है, और गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और फिर इस को इधर उधर खिसकाया और वहां ले आए जहां पे आईजी, मतलब इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। जब कोई धारा नहीं बहेगी तो इस जगह पर वीएसी जो होगा वो ई नोट के बराबर हो जाएगा। वीएसी इज इक्वल टू ई नोट। जब विक्षेप शून्य होता हो, जब विक्षेप शून्य हो, अब देखो वीएसी मतलब इतने लंबाई में जो हमारा विभव होगा, तो वो हम पहले से ही अभी अभी हमने निकाला था कि वो क्या होता है, वी मतलब एकांक लंबाई में जो विभव होता है वो क्या होता है, वी ए बी अपॉन एक्स, और वी ए बी अपॉन एक्स मतलब ये पूरी की पूरी लंबाई एक्स है हमारे लिए, ठीक। अब यहां पे हम वी ए सी निकालेंगे तो एल नॉट इंटू वी ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई नॉट। तो ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, वी ए बी इंटू एल नॉट अपॉन एक्स। तो ये हमारे सेल का जो है ईएमएफ आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम वी ए बी अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी ए बी अपॉन एक्स, ये पूरी लंबाई, ठीक है, सॉरी वी ए बी अपॉन एल होता है, ये एक्स इसको बोलते हैं, तो वी ए बी अपॉन एल आ जाएगा, ये यहाँ भी एल आ जाएगा, और इसको क्या कहते हैं एक्स, तो ई नोट बराबर आएगा एक्स इंटू एल नोट। इस तरह से हम सेल का ईएमएफ निकालते हैं। तो ये ईएमएफ निकालने का तरीका है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अगला देखते हैं कि दो सेलों के जो ईएमएफ होते हैं उनकी तुलना के लिए कैसा परिपथ बनाते हैं और कैसे निकालते हैं। तो दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करनी है, तो जिन सेलों के ईएमएफ की तुलना करनी है उन्हें विभवमापी में नीचे ऐसे जोड़ देते हैं जैसे पहले जोड़ा था। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दो कुंजियां लगा देते हैं, एक K1 और एक K2। तो जब कुंजी K1 बंद हो, और मान लेते हैं कि ये कुंजी K1 हमने क्या कर दी, बंद कर दी, तो जो भी धारा होगी वो ऐसे जाने लगेगी। अब ऐसे जाने लगेगी, इसका तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ये हमारे परिपथ में अभी शामिल ही नहीं हुआ। K2 अभी खुली है, K1 बंद हो तथा K2 खुली हो, K2 खुली हो। अगर K2 खुली होगी तो जैसे ही इसको बंद करेंगे तो यहां विक्षेप जब शून्य आ जाता है, IG बराबर 0 आएगा, और मान लेते हैं ये लेंथ L1 पे हमें 0 प्राप्त हुआ, तो जैसे अभी पहले निकाला था तो हमारे पास E1 बराबर क्या आएगा, XL1, ठीक है। तथा जब कुंजी K2 बंद हो तथा K1 खुली हो, तो विक्षेप L2 पर शून्य प्राप्त होता है। तो विक्षेप जब L2 पर शून्य प्राप्त होगा, मतलब ये तो ओपन रहेगी और ये बंद कर देंगे। अब ये जो मान लेते हैं कि यहां नहीं, इसकी जगह पे यहां कहीं L2 लंबाई पे हमारा विक्षेप शून्य आ गया, तो यहां पे हम L2 लिख देंगे। तब हमारा E2 बराबर क्या आएगा, XL2 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से XL1 अपॉन XL2, एक्स एक्स कट जाएगा, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ये हमारे सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम तुलना करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करिए। अगला आंतरिक प्रतिरोध और निकाल लेते हैं। तो विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बेस पे, क्योंकि इसका डेरिवेशन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए मान लो ये कुंजी K है, तो जब कुंजी K खुली हो तो विक्षेप
0 L1 पर प्राप्त होता है, प्राप्त हो तो देखो ध्यान से, अगर इस समय ये खुली है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी हमारी धारा जाएगी वो ऐसे करके निकल जाएगी। तो जो E आएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लो L1 पे आ रहा तो E इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है L1, तो L1 x आ जाएगा। और जब कुंजी बंद हो तो संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में अब जब हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वहां पे Ig बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। तो जो भी धारा है, मतलब इन दोनों के सिरों के, इस सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो गया, 0 हो गया, समान हो गया। तो जितना जो भी करंट बहेगा वो इसमें बहेगा इस सेल के कारण, तो जो यहां पे आएगा तो वो टर्मिनल वोल्टता कितनी आ जाएगी, टर्मिनल वोल्टता, मान लो इसमें I धारा बह रही हो तो E माइनस आई आर बराबर आ जाएगा हमारे पास V, और V भी क्या आएगा आई आर। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पे जो विक्षेप शून्य प्राप्त हो रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमें यहां पे मिल जाएगा L2x, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आएगा इस सिरे पर वो क्या आएगा, उतना ही आएगा जितना यहां होगा। तो ये आ गया हमारे पास L2x पे आ गया। अब यहां पे जो I है I, तो जो I बराबर आएगी वो क्या आ जाएगी, I बराबर आएगा हमारे पास E बट्टे R प्लस R होता है। इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, E माइनस E बट्टे R प्लस R इंटू R इज इक्वल टू L2x हो जाएगा। अब ये जो L2x हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आ जाएगा E R प्लस R माइनस E R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2x। ठीक है, अब यहाँ पे E की वैल्यू भी हमें पता है क्या है, L1x, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ER प्लस ER माइनस ER अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2x। अब इससे ये कट गया। अब यहां से ER अपॉन R प्लस R बराबर आ गया L2x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ER अपॉन L2x इज इक्वल टू R प्लस R। अब देखो ध्यान से कि E की वैल्यू यहां पे हम पहले निकाल चुके हैं, वो है L1x, तो L1x R अपॉन L2x बराबर आएगा R प्लस R, x से x कट जाएगा। तो यहां से जो R की वैल्यू आएगी मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे L1R बट्टे L2 माइनस R। तो हम इसको R बराबर क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इस तरह से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेशन है, इंपोर्टेंट है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लें, अच्छे से वीडियो पॉज करके से नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का नियम। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से हमेशा ऊष्मा निकलती है, यही जूल का नियम है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, इसे जूल का नियम कहते हैं। अगर हम किसी परिपथ में t समय तक I धारा प्रवाहित करते हैं, I धारा प्रवाहित की और उसका तार का प्रतिरोध R हो, प्रतिरोध R हो, तो ऊष्मा H बराबर होता है I स्क्वायर RT। अब V बराबर I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, I बराबर होगा V अपॉन R, V अपॉन R अगर यहाँ रखेंगे तो H बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू RT। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक, और अगर हम यहाँ पे तो H बराबर, H का फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर RT आ गया एक तो RT, और एक आ जाएगा हमारे पास V स्क्वायर अपॉन RT, और एक फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम I और V के टर्म में निकालना चाहें तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होगा V अपॉन I। तो यहां रखेंगे अगर तो ये आएगा देखो I स्क्वायर इंटू V अपॉन I इंटू T, तो I से I कट जाएगा, वो आएगा VIT। तो ये हमारी ऊष्मा होती है। ठीक है, इसका मात्रक होता है वो होता है जूल या कैलोरी।
ठीक है, जूल या कैलोरी इसका मात्रक होता है। और जो हमारा कैलोरी होता है, एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी 4.2 जूल होता है। और एक और मात्रक होता है, वो होता है KWH, किलो वाट घंटा यूनिट। किलो वाट घंटा, इसको बोलते हैं एक यूनिट। तो किलो वाट घंटा में जो जूल होता है वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है किलो वाट घंटा यूनिट को, अगर हमें किस में बदलना हो, वाट में बदलना हो तो 1000 का गुणा करते हैं तो किलो वो वाट घंटा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप याद रखिए इसमें। ठीक, लेकिन जो KWH होता है ये इसका व्यावसायिक मात्रक होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब वाट इंटू हावर अपॉन 1000। 1000 का भाग दे देंगे, वही मैं कह रहा था, 1000 का भाग दे देंगे तो वाट घंटा आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा व्यावसायिक मात्रक हो गया जूल का। एक चीज इसमें और आती है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एकांक समय में व्यय ऊष्मा, व्यय ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर आता है VI या I स्क्वायर R, ऐसे समझो। P बराबर H/T, तो P बराबर आएगा I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R या VI, ये व्यय शक्ति आ जाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है या हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके दोनों चीजें नोट कर लीजिए। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बल्ब। ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि श्रेणी क्रम में बल्ब जोड़ दें तो कौन सा ज्यादा जलेगा, समांतर क्रम में जोड़ दें तो कौन सा ज्यादा जलेगा। तो बल्ब में एक तो हमें प्रिंटेड वोल्टेज मिलते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, 220 वही लिखा रहता है उस पर। और प्रिंटेड वाट होता है वो WP, जैसे कहते हैं ना 2 वाट का, 5 वाट का, 8 वाट का बल्ब है, तो इस तरह से लिखा रहता है। तो हम अगर बल्ब का प्रतिरोध निकालें तो P बराबर क्या होगा, P बराबर हमारे पास जो WP आएगा, प्रिंटेड वोल्टेज आएगा, वो VP स्क्वायर अपॉन R आएगा। तो R बराबर यहां पे आ जाएगा VP स्क्वायर अपॉन WP। पहली चीज, तो अगर हमें कभी ऐसा हो जाए कि हमें VS और BP, मतलब जो प्रिंटेड वोल्टेज है उससे कम हम अगर बल्ब को प्रतिरोध देते हैं तो बल्ब की शक्ति पूछी जाए तो P बराबर होगा VS स्क्वायर अपॉन R। अब R की वैल्यू ये रखी तो R बराबर क्या आ जाएगा, VS स्क्वायर अपॉन VP स्क्वायर अपॉन WS। WP मतलब इनटू में WP आ जाएगी। तो यहाँ पे जो P आ जाएगी, शक्ति P बराबर आ जाएगा VS अपॉन VP का स्क्वायर इंटू WP। मतलब हमें अगर बल्ब पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा उसे देखकर, और जो हमें दी जाए कि अगर हम इतनी शक्ति दे रहे हैं तो कैसे, जैसे बल्ब में लिखा है 60 वाट और 220 वोल्ट, और जब हम वोल्टता लगाते हैं 110 वोल्ट की और हमें पूछी जाए तो बल्ब से प्राप्त शक्ति P बराबर क्या होगी, तो VS मतलब जो हम दे रहे हैं तो 110 है और 220 उस पर प्रिंट है और उसकी ये, तो P इक्वल टू आ जाएगा, यहां से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 60/4। तो हमें इससे 20 वॉट की ही शक्ति मिल पाएगी, भले ही उस पर 60 वॉट लिखा हुआ है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि जब हम बल्बों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो जो ऊष्मा होती है वो प्रोपोर्शनल होती है R के। ठीक है, मतलब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उससे ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, और जिससे ऊष्मा ज्यादा निकलेगी तो उसकी ब्राइटनेस हमें ज्यादा मिलेगी। मतलब श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक चमकेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में कम वाट वाला बल्ब अधिक चमकेगा, कम शक्ति वाला बल्ब अधिक चमकेगा। जबकि समांतर क्रम में इसका उल्टा होता है, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक चमकेगा, जबकि ऐसे ये भी कह सकते हैं कि अधिक वाट वाला बल्ब
अधिक वाट वाला बल्ब अधिक चमकेगा, ठीक है, चमकेगा। तो यहां पे ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, इंपोर्टेंट है, कोई चीज इसमें सिलेबस में से हटी नहीं है सिवाय समांतर और श्रेणी के, और एक कार्बन प्रतिरोधों का वर्णकोड है, वो भी नहीं, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं, किसी काम का नहीं आपके का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख ही चुके हो। आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे एकदम क्लियर हैं। आप बस टाइम टू टाइम पे अपना जो रिवीजन है वो भी साथ साथ करते रहें। जैसे मान लो जो पिछले चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उन्हें भी साथ साथ पढ़ते जाएं, जब भी आप पढ़ने बैठे तब तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत है, इतना ही, आराम से आप इसको नोट कर लीजिए और ऑल द बेस्ट।